शीला, सरू, रिया, कल्पना और ऐसे न जाने कितनी ही लड़कियां मानव तस्करी तथा देह व्यापार के दलदल में धकेल दी गई थी और उनका शिकार बन चुकी थी। पर आज यह बच्चियां अपने घर वापस पहुंच पाई हैं। पर ऐसी न जाने कितनी लड़कियां हैं जो आज तक उस दलदल से निकल वापस नहीं आ पाई हैं। अमूली को गए हुए 8 वर्ष बीत गया पर उसका कुछ पता नहीं चला। मंगरी की मां उसके गायब होने के गम में वापस लौटने के इंतजार में ही दम तोड़ दी। लोगों को लगा कि कोविड-19 और लॉकडाउन में लड़कियां वापस आ जाएंगी, पर हुआ उसका विपरीत। इस लॉकडाउन में कई लड़कियां और मिसिंग हो गई। सन 1995 में याहू चैट के जरिए माया के साथ में मेरा एक मुलाकात हुआ। हर संडे माया के मैसेज के इंतजार में याहू चैट में करता था और शुरू होती थी ग्रीन सिंबल की इंतजार। उसकी 1 घंटा की मीठी बातें और जीवन में आगे बढ़ने की हर सपने पर बातचीत से शुरू होता था हमारी हफ्ता की बात। मैं उस समय एक मिशनरी के रूप में कार्यरत था और प्राय नेपाल और उत्तर बंगाल की भ्रमण करता था। एक दिन उसने बहुत खुशी से मुझे बताया कि उसकी एंगेजमेंट तय हो चुकी है और शादी में किसी भी हाल में मुझे पहुंचने को कहा। एंगेजमेंट में मैं भागीदारी बना थोड़ी देर के लिए। मैं अपनी शादी के दिन फोन से बोली, बधाई नहीं दोगी? और यह हमारी अंतिम बात थी। उस दिन के बाद माया ने कभी फोन की और न ही याहू चैट में कभी टेक्स्ट की। उसके माता पिता से पूछने पर भी कोई कुछ पता न चला। उनसे भी उसका कोई संपर्क नहीं था। लगभग 10 वर्षों बाद यानी कि 2005 में मुझे किसी काम से मुंबई और पुणे जाना पड़ा, जहां फिर से मैंने माया से मिला। पर अब वो माया वो पहले की माया नहीं थी जिसके बड़े बड़े सपने थे। पूरी तरह टूट जाने पर उसने मुझे बताया कि उसके ही पति ने उसे यहां लाकर देह व्यापार में बेच दिया था, जहां उसकी जैसे न जाने और कितनी माया के सपनों को गला घोटा गया था। माया की रेस्क्यू हुई पर उसके घर वालों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया और कुछ दिन बाद HIV के कारण से माया ने अपनी जंग हार गई और यह दुनिया से वो चली गई। इस घटना ने मुझे झंझोर कर दिया, ऐसे झकझोर कर दिया, करके रख दिया और मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। मैंने निर्णय लिया कि धोखेबाज और फरेब से जबरन इस दलदल में लाई गई लड़कियों को बचाने का काम अब दायित्व पूरा मैं करूंगा। तब मैंने ऐसा काम किस प्रकार से करना है सीखना था और जानकारी लेना था। उस समय मैंने 2 नाम सुना था, रंगू सूर्या और निर्णय जॉन, जो मानव तस्कर के खिलाफ में विरोध में काम करते आया सुना था। एक दिन ऐसे ही लोगों को समझाने के काम हाईवे पर मैं कर रहा था, तब एक आदमी ने मुझे पूछा, क्या आप एनजीओ से हो? मुझे क्या पता एनजीओ क्या है, पर उसने इनकरेज किया। बाद में पता चला वो व्यक्ति हमारे जिला की एसपी थे। तब से डूअर्स एक्सप्रेस मेल नाम से मैंने एक टीम बनाया और आगे बढ़ने की काम किया।
जब मैंने ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग इश्यूज पर वॉलंटरी काम करना शुरू किया, तब पहला काम था लोगों को समझाना और जागरूक करना। और आज तक लोगों को समझाने का काम और जागरूक करने का काम करते आ रहा हूं। प्रिवेंशन और काउंसलिंग के काम करते आ रहा हूं। बड़े पैमाने में रेस्क्यू मैंने कभी नहीं किया, पर जहां भी रेस्क्यू किया और जितने भी रेस्क्यू हुई, वो परिवार के मां और बाप की आंसू पूछने की काम मैंने किया। इन बीते वर्षों में दर्जनों लड़की की रेस्क्यू हुई और रेस्क्यू करने में मैंने मदद किया। कई कहानियां हैं, कुछ कहानियां ऐसे हैं जो कभी भूला नहीं जा सकता। जैसे जानवी की कहानी। जानवी 12 साल की थी और 12 साल से वो लापता थी। इतनी कम उम्र में उसे बेच दिया गया था। न जाने उसे अपने घर की ठिकाना पता नहीं था, मगर एक नदी का नाम उसे पता था। जब उसे सामाजिक संस्था उसे मदद करते हैं ये सुना, तो किसी तरह फेसबुक से ढूंढकर मेरा नंबर निकल आया और मुझे संपर्क किया। हमने अलीपुरद्वार पुलिस स्टेशन की मदद से वापस उसे घर पहुंचाने का काम, रेस्क्यू करने का काम में मदद किया। बाद में पता चला कि उसे किसी ने कोई पड़ोसी का रिश्तेदार ने पढ़ाई के नाम पर पड़ोसी राज्य में उसे बेच दिया था और पड़ोसी राज्य से उन्हें चेन्नई में बेच दिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग विषय पर जहां तक मैंने समझा, यह एक विश्वव्यापी बाजार में छाया गया इजी मनी के लिए आधुनिकता की एक बड़ी ठग बाजार है। इस व्यापार में मानव द्वारा मानव को ही बेचा जाता है और यह एक बड़ा क्राइम है। यह ऐसी घिनौना क्राइम है जहां केवल शारीरिक उत्पीड़न नहीं होती, पर भावनात्मक दैनिक मानवीय हत्या तथा हर दिन बलात्कार होती है। मानव तस्कर विशेष सेक्स ट्रेड, ऑर्गन ट्रेड और बधुआ मजदूर के लिए क्या करते हैं। साधारण में कहूं तब यह अपना इच्छा के ठीक विपरीत कार्य करना पड़ता है, जहां उनकी कोई इच्छा होती नहीं है और बेची जाती है, जहां किसी की मर्जी नहीं चलती। यह देह व्यापार में डिमांड होता है और उसी डिमांड का काम कम पैसों में पूरा करने के लिए सोर्स एरिया से ढूंढते रहते हैं एवं ऐसी सोर्स और डिमांड के बीच में रहते एजेंट और पिम्प्स। बंगाल, आसाम, झारखंड, उड़ीसा यह एक सोर्स प्लेस है जहां से अन्य राज्य के लिए मंगाया जा सकता है। अन्य राज्य तथा बड़े बड़े राज्यों और शहरों में डिमांड है। बोलते हैं लड़की चाहिए, माल भेजवा दो। अन्य राज्य के बड़े बड़े शहर यहां की किशोरियों को उठाने के लिए यहां कोई नहीं आते, न खन्ना साहब, न कपूर, न ठाकुर, न कोई। स्थानीय लोग होते हैं जो प्यार और दोस्ती के जाल में फंसाते हैं। बाद में लड़की को बेहोश कर झूठी प्यार डरा धमका कर उसे ट्रांसपोर्टर के हाथों में सौंप देते हैं और रेलवे द्वारा डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है, जहां प्लेसमेंट ऑफिस के नाम से जाना जाता है। ढूंढने की काम और माल तैयार करने का काम स्लीपर एजेंट करते हैं और स्लीपर एजेंट को प्लेसमेंट का ठिकाना उनको पता नहीं चलता है और ये 2 से 3 हजार रुपए के लिए काम करते हैं। ट्रांसपोर्टर 5,000 रुपया तक लेते हैं। कुछ दानवीय के हवस की संतुष्ट करने के लिए इन बच्चियों से इनकी सपने, महत्वाकांक्षाएं छीनकर उसे सब्जी, आलू, गोभी के भाव में बेच देते हैं, जैसे उनके जीवन के भाव केवल कुछ चंद पैसों के बराबर हो। मेरा काम सोर्स एरिया में है, जहां मैं निगरानी रखता हूं। निगरानी बनाए रखना है, स्लीपर एजेंट्स को पता लगवाना, गांव वासियों को सतर्क करना, बनाए रखना, यह मेरा काम है। पर दलाल बेखूबी से काम करता है। यह दलाल की आंख बड़ा बड़ा होता नहीं है,
भूतों और शैतान की तरह दिखाई नहीं पड़ते हैं। दलाल कभी कभी अच्छे व्यवहार से परिचित होते हैं और बड़ी चतुराई से काम करते हैं। दलाल परिवारों को लुभाते हैं और सामाजिक कार्यक्रम में परिचय भी देते हैं। हाथों में अच्छे फोन और गुड लाइफ स्टाइल में जिए दिखाते हैं। अच्छी दोस्ती, सामाजिक दायित्व और आर्थिक सहायता भी करते हैं। अब तक हमने कुछ बच्चियों को लेकर गर्ल्स क्लब खोले हैं। गर्ल्स क्लब की काम है किशोरियों को, बच्चे को, नाबालिगा को तस्कर से बचाना। ऐसे एक उदाहरण है दार्जिलिंग मार्ग की स्टूडेंट्स अगेंस्ट ट्रैफिकिंग क्लब, दार्जिलिंग अनुग्रहालय की बाल संसद तथा वर्ल्ड विजन की चिल्ड्रन क्लब। यह सब तस्कर रोकने की एक तरीका है। सरिता को आजमगढ़ से रेस्क्यू हुई। एक धार्मिक व्यक्ति ने बेटी को बेटा जैसा बनाया और झारखंड ले जाते समय आजमगढ़ की एक घर से रेस्क्यू किया। दीपिका को दिल्ली से रेस्क्यू हुई। मंथली 5,000 रुपया पैसा मिलेगी। यह 5,000 रुपया की आस में उसको घातक बना दिया और धोखा हुई। 5,000 रुपया नहीं, बदले में हवस की शिकत और मार खाना पड़ी। मनिका हरियाणा से रेस्क्यू हुई। अत्याचार सह नहीं सकी, आखिर खिड़की से छलांग लगा दी। घायल अवस्था में घर जाने की रास्ता में किनार में छोड़ दी और कुछ महीने के बाद में मर गई। शीला, सरू, रिया, कल्पना, नवीना, प्रिया की गांव में 10 बार जनचेतना कार्यक्रम हो चुकी हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम। मैं कहता हूं केवल अवेयरनेस से ही खाली कुछ होता नहीं है। अवेयरनेस केवल सतर्क जागरूक करते हैं, पर भूखी पेट को जागरूकता से या फिर सचेत कार्यक्रम से पेट भरता नहीं है, या भूख सचेत कार्यक्रम को अनदेखा कर देते हैं। सरकार द्वारा पहल करनी होगी। रोजगार तथा आर्थिक स्वतंत्रता अगर मिला तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर हम काबू कर सकते हैं। बंगाल सरकार की कन्याश्री एक अच्छी योजना है, जिस योजना के कारण मैंने 2000 छात्राओं से पूछताछ करने की नतीजा में मुझे ये उत्तर मिला। मैंने उनसे कहा था दिल्ली चलोगी काम के लिए, तो मुझे उत्तर ये मिला हमें कहीं जाना नहीं है, क्योंकि हमें साइकिल मिली है और सरकार के द्वारा आर्थिक मदद। यह बढ़िया प्रकल्प है पश्चिम बंगाल सरकार की। रोजगार ही एक ऐसी उपाय है जहां हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोक सकते हैं। रोजगार तथा माइक्रो इंडस्ट्री के लिए मदद मिले। भविष्य में पूरी तरह मानव तस्कर को अंकुश करने के लिए प्रशासन को कठोर कदम उठाना होगा। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तथा लॉ की भूमिका में और ज्यादा एक्टिव होनी है। रैपिड ग्रीवेंस रेड्रेसल सिस्टम के अंतर्गत सोर्स एरिया को प्राधान्य मिलना चाहिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतरराज्य मार्गों पर निगरानी बढ़ानी होगी। बॉर्डर पर स्थित गांव वासियों को लेकर काम सहायता करनी होगी। इन गांव के किशोरियों तथा वयस्कों को इन्फॉर्मर बनाना होगा और सामाजिक संस्था को साथ कंधा मिलाकर काम करना होगा। केंद्र और राज्य सरकार की बड़ी जिम्मेदार तथा अहम भूमिका है। रोजगार के लिए स्कीम पर लोगों को बीच जागरूकता की बड़ी आवश्यकता है। परिवार से लेकर समाज तक की बदलाव की आवश्यकता है। अधिकांश वे परिवार से तस्कर होती हैं जहां अधिक मात्रा में दारू, नशा, पारिवारिक कलह, झगड़ा, गरीबी, भूख, लाचार, आर्थिक कमजोर होते हैं। हर स्कूल चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल कम क्लब बने तथा छात्राओं के बीच में शिक्षक शिक्षिकाओं की एक अच्छी दोस्ती बने। बड़े पैमाने पर चलता यह व्यापार किसी एक इंसान
एक उद्योग द्वारा रोकना असंभव है। यह पूरे समाज का दायित्व है, पूरे देश का दायित्व है, पूरे मानव जाति का कर्तव्य है। खेदजनक बात यह है कि जब उद्धार के बाद बच्ची वापस घर पहुंचती है, तब भी उनका दुख का अंत काम नहीं होता है। समाज साधारण जीवन में अपनाने से इनकार करता है। कभी कभी तो मां बाप भी अपना आंख फेर लेते हैं। पूरी दुनिया द्वारा की गए विश्वासघात के बाद, इतना अत्याचार सहने के बाद भी दोषी इन लाचार बच्चियों को ही ठहराता है। यह सोच बदलनी होगी। तब तक यह सोच नहीं बदलेगी, तब तक चाहे कितनी भी लड़कियां रेस्क्यू हो जाए, हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग की विरुद्ध में यह लड़ाई हारते रहेंगे। पर मैं अपना मिशन करते रहूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। मगर यह मिशन मैं अपनी टीम को जिम्मेदारी के रूप में सौंप दूंगा, क्योंकि यह कार्य एक इंसान या एक व्यक्ति से नहीं बल्कि टीम कर सकती है।